हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत से एक नए विषय के साथ फिर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज का वीडियो फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट का वीडियो है और यह वीडियो जो है संप्रभुता प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 का वीडियो है। इसके पहले संप्रभुता प्रैक्टिस सेट पार्ट 1 का वीडियो आ चुका है जिसे आप लोगों ने बहुत सराहा है। और इस वीडियो में फ्रेंड्स विभिन्न परीक्षाओं से पूछे गए कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपकी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करें इसके पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेस को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए चलते हैं संप्रभुता प्रैक्टिस पार्ट 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। यह कथन है ए गार्डनर का, बी ग्रीन का, सी बिलोबी का या डी बर्गेस का। तो फ्रेंड्स, यह प्रसिद्ध कथन जो है बिलोबी का है। इसका उत्तर सी बिलोबी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बाह्य संप्रभुता के सिद्धांत को किसने विकसित किया। ए ग्रोसियस ने, बी बार्कर ने, सी लिंडसे ने या डी बोदा ने। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि संप्रभुता शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग बोदा ने किया, लेकिन यहाँ पूछा है कि बाह्य संप्रभुता के सिद्धांत को किसने विकसित किया। बाह्य संप्रभुता का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि राज्य जो है वो अपनी विदेश नीति को बनाने में पूर्णतः स्वतंत्र है। किस देश के साथ किसी राज्य के क्या संबंध होंगे, कौन सी वो विदेश नीति बनाए, इसके लिए कोई देश स्वतंत्र है तो इसका मतलब उसके पास बाह्य संप्रभुता है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानना या न मानना जो है वो किसी राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई राज्य इसको मानने या ना मानने में स्वतंत्र है तो इसका मतलब उसके पास बाह्य संप्रभुता है। तो फ्रेंड्स, इसको सबसे पहले ग्रोसियस ने बताया, इसलिए बाह्य संप्रभुता का सिद्धांत जो है ग्रोसियस का है। विकल्प ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना करते हुए किसने लिखा कि इतिहास के पन्ने पलटने पर भी हमको ऐसे प्रधान के उदाहरण नहीं मिलते। संप्रभुता किसी निश्चित श्रेष्ठ मानव में नहीं रहती है। ए बिलोबी, बी मैकाइवर, सी हेनरी मैन, डी मेटलैंड। तो फ्रेंड्स, यह स्टेटमेंट जो है वो हेनरी मैन का है। हेनरी मैन ऑस्टिन के एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत के बहुत बड़े आलोचक थे और उसने इसकी आलोचना करते हुए ये स्टेटमेंट दिया। जैसा कि ऑस्टिन कहते थे कि संप्रभुता जो है एक निश्चित श्रेष्ठ मानव में रहती है, तो उसी बात को ये विरोध करते हुए कहते हैं हेनरी मैन कि इतिहास के पन्ने पलटने पर भी हमको ऐसे प्रधान के उदाहरण नहीं मिलते हैं कि संप्रभुता निश्चित श्रेष्ठ मानव में नहीं रहती है। ठीक है, तो विकल्प सी हेनरी मैन। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स कि बहुलवाद का पिता किसे कहा जाता है। ए मेटलैंड को, बी क्रैब को, सी लास्की को या डी गियरके को। तो फ्रेंड्स, बहुलवाद का पिता जो है वो डी ऑटो वान गियरके हैं। विकल्प डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। यह कथन किसका है। ए ग्रीन का, बी हेयक का, सी आई जी बर्लिन का या डी बर्गेस का। तो फ्रेंड्स, यह जो स्वतंत्रता के विषय में स्टेटमेंट लिखा गया है यह जो है आई जी बर्लिन का है। विकल्प सी बर्लिन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से कौन एक संप्रभुता की विशेषता नहीं है। ए अस्थायित्व, बी हस्तांतरणीय, सी अविभाज्यता या डी निरंकुशता। तो फ्रेंड्स, संप्रभुता की विशेषता जो है जो नहीं है वो बी है हस्तांतरणीय, यानी संप्रभुता जो है हस्तांतरणीय है, यह गलत कह रहा है। संप्रभुता की विशेषता अहस्तांतरणीय होता है, यानी संप्रभुता किसी को दी नहीं जा सकती है। तो यहाँ हस्तांतरणीय लिखा है, अगर अहस्तांतरणीय लिखा होता तो ये विशेषता हो जाती, लेकिन हस्तांतरणीय लिखा है इसलिए विशेषता नहीं है। इसको छोड़ करके बाकी सभी संप्रभुता की विशेषता है। संप्रभुता अस्थायी होती है, संप्रभुता अविभाज्य है, उसको बांटा नहीं जा सकता, संप्रभुता निरंकुश होती है। तो इसका आंसर बी जो है वो सही है। बी जो है वो संप्रभुता की विशेषता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक था। ए लास्की, बी बोदा, सी मैकाइवर या डी गियरके। तो फ्रेंड्स, अभी आपको बताया गया कि बहुलवाद का पिता जो है वो गियरके को माना जाता है, इसलिए क्योंकि गियरके ही बहुलवाद का प्रथम प्रवर्तक था, इसलिए उसको बहुलवाद का पिता या बहुलवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो विकल्प डी गियरके सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स कि बोदा की संप्रभुता सिद्धांत के विषय में किसने कहा कि वह अपने विचारों में न तो मध्ययुगीन रह पाया और न ही आधुनिक रह पाया। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि बोदा ने संप्रभुता शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था। मध्ययुग की यह विशेषता थी कि संप्रभुता पर प्रतिबंध थे। आधुनिक युग की विशेषता ये थी कि संप्रभुता जो है समस्त प्रतिबंधों से मुक्त हो गई थी।
बोंदा ने संप्रभुता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया और यह राज्य का अनिवार्य लक्षण बताया। तो इस तरह से वो आधुनिक युग की बात करता है, लेकिन अंत में जाकर के बोंदा ने अपनी संप्रभुता के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा दिए थे। तो वो आधुनिक युग कर होकर भी मध्य युग की बात करने लगता है। इसी परिप्रेक्ष्य में सेबाइन का यह प्रसिद्ध स्टेटमेंट है कि बोंदा न तो अपने विचारों में मध्ययुगीन ही रह पाया और न ही आधुनिक रह पाया। यानी कि यह संप्रभुता पर जो प्रतिबंध लगा दिए थे, उसी वजह से सेबाइन ने बोंदा की संप्रभुता सिद्धांत के विषय में यह स्टेटमेंट दिया। तो इसका उत्तर फ्रेंड्स बी सेबाइन जो है वो एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए। यह कथन किसका है? ए लास्की का, बी ग्रीन का, सी मार्क्स का या डी बोंदा का? तो फ्रेंड्स यह कथन जो है वो लास्की का है, ए विकल्प सही होगा। लास्की ने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत की आलोचना करते हुए लिखा कि समाज का स्वरूप संघात्मक है, यानी समाज जो है अनेक संघों से मिल करके बना हुआ है, तो इसलिए सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए, यानी सत्ता भी बटी होनी चाहिए, ये जगह नहीं होनी चाहिए। तो ये कथन लास्की का है, ए लास्की। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स कि परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं क्योंकि ए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वह आड़े आता है, बी अन्य संस्थाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि राज्य, सी राज्य जनसेवा का निगम है या डी वह जनतंत्र विरोधी है। तो फ्रेंड्स परंपरागत संप्रभुता का मतलब है कि संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत, इसका बहुलवादी विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं? क्योंकि बहुलवादियों का मानना है कि राज्य ही समाज में अकेले ही महत्वपूर्ण संस्था नहीं है, अन्य संस्थाएं भी राज्य की तरह महत्वपूर्ण हैं, इसलिए संप्रभुता बटी होनी चाहिए। तो इसमें विकल्प बी सही होगा कि अन्य संस्थाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि राज्य। तो 10 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि संप्रभुता शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? ए सुप्रेनस, बी सुप्रीम, सी सोशल या डी सोवियत? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर ए होगा। संप्रभुता शब्द जो है लैटिन भाषा की सुप्रेनस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता। तो विकल्प ए सही है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स कि वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु के खोज की कोशिश संप्रभुता की समूची धारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता को प्रभावों की सूची मात्र बना देती है। यह कथन किसका है? ए लिंडसे का, बी बार्कर का, सी गार्डनर का या डी गैटल का? तो फ्रेंड्स यह कथन जो है गैटल का है, डी विकल्प सही होगा। जैसे कि डायसी ने वैधानिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर किया था, तो उसी बात का विरोध करते हुए गैटल ने कहा कि वैधानिक संप्रभुता के पीछे यदि हम राजनीतिक संप्रभुता की खोज की कोशिश करते हैं तो यह संप्रभुता की धारणा को नष्ट कर देती है। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट जो है उसी परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, तो विकल्प डी गैटल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस सिद्धांत को संप्रभुता के एकत्व सिद्धांत के विरोध के रूप में माना गया? यानी प्रश्न ये कर रहा है कि एकलवादी सिद्धांत के विरोध में संप्रभुता का कौन सा सिद्धांत निकला? ए अराजकतावाद, बी उदारवाद, सी नाजीवाद या डी बहुलवाद? तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि संप्रभुता की एकलवादी सिद्धांत के विरोध में संप्रभुता का बहुलवाद सिद्धांत निकला, तो इसका विकल्प डी बहुलवाद सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नांकित में से कौन संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत का लक्षण नहीं है? ए विभाज्यता, बी सार्वभौमिकता, सी अस्थायित्व या डी पूर्णता? तो फ्रेंड्स संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत का वही लक्षण है जो संप्रभुता के लक्षण है। यानी अगर आपने सत्ता का लक्षण पढ़ा हुआ है, संप्रभुता का लक्षण आप जानते हैं, तो संप्रभुता के समस्त लक्षण जो है संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत के लक्षण माने जाते हैं। तो ये जो है विभाज्यता जो है वो संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत का लक्षण नहीं है। संप्रभुता विभाज्य नहीं है, संप्रभुता को बांटा नहीं जा सकता। यहाँ विभाज्यता दिया है यानी संप्रभुता विभाज्य है, तो ये गलत है, संप्रभुता विभाज्य नहीं है। जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं। सार्वभौमिकता संप्रभुता का लक्षण है, यानी संप्रभुता सार्वभौमिक है, इसका मतलब संप्रभुता जो है वो राज्य के रहने वाले समस्त व्यक्तियों के ऊपर लागू होती है, उससे न कोई संस्था न कोई व्यक्ति जो है कोई भी उससे अछूता नहीं है। संप्रभुता स्थायित्व होती है, संप्रभुता पूर्ण होती है। ये तीनों गुण जो है बी सी डी जो है वो संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत के लक्षण हैं, जबकि ए नहीं है, यानी विकल्प ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स, संप्रभुता की अवधारणा प्रमुखतया कैसी अवधारणा है? ए विधिक अवधारणा, बी राजनीतिक, सी दार्शनिक या डी सामाजिक? तो फ्रेंड्स संप्रभुता की अवधारणा एक विधिक अवधारणा है, ये कानूनी अवधारणा है, न कि राजनीतिक, दार्शनिक या सामाजिक। तो इसका उत्तर ए विधिक सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स कि जिस तरह से बिना आत्म विनाश के व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को दूसरे को नहीं दे सकता,
एक पेड़ अपने अंकुरित होने के अधिकार को दूसरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार बिना आत्मविनाश के संप्रभुता जो है दूसरे को नहीं दी जा सकती है। यह कथन किसका है? ए बार्कर का, बी ग्रीन का, सी लीवर का या डी गेटल का? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर सी लीवर होगा। लीवर ने संप्रभुता की अदेयता नामक विशेषता को बताते हुए स्टेटमेंट दिया था कि संप्रभुता अदेय है, वो किसी को दी नहीं जा सकती है। संप्रभुता को देने का प्रयास किया जाएगा तो वह नष्ट हो जाएगा। उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने लिखा है कि जिस तरह से बिना आत्मविनाश के व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को दूसरे को नहीं दे सकता है, एक पेड़ अपने अंकुरित होने के अधिकार को दूसरे को नहीं दे सकता है, उसी तरह से बिना आत्मविनाश के संप्रभुता दूसरे को नहीं दी जा सकती है। कहने का मतलब यदि संप्रभुता दूसरे को दी जाएगी तो संप्रभुता नष्ट हो जाएगी। यही कह रहे हैं लीवर। विकल्प सी लीवर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, विधिक संप्रभुता का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? ए भारतीय संसद, बी ब्रिटिश संसद, सी अमेरिकी कांग्रेस या डी इनमें से कोई नहीं। विधिक संप्रभु फ्रेंड्स हम उसे कहेंगे जिसके पास कानून निर्माण करने की सर्वोच्च शक्ति होती है। तो अगर ये कहा जाए कि विधि संप्रभुता का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है तो बी ब्रिटिश संसद इसका उत्तर सही होगा। ब्रिटिश संसद के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटिश संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, बाकी सभी प्रकार के कानून बना सकती है। तो इसका उत्तर ब्रिटिश संसद जो है वो विधि संप्रभुता का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो बी ब्रिटिश संसद। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जितनी प्रभुसत्ताएं उतने ही राज्य। यह कथन किसका है? ए गैटिल का, बी फिगिस का, सी लास्की का, डी गार्डनर का? तो फ्रेंड्स यह कथन जो है वो गैटिल का है। गैटिल का मानना है कि यदि संप्रभुता को विभाजित करने का प्रयास किया जाएगा तो जितने भागों में संप्रभुता बांटी जाएगी उतने ही राज्य बन जाएंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने लिखा है कि जितनी प्रभुसत्ताएं उतने ही राज्य। उनका कहना है कि संप्रभुता को विभाजित या बांटा नहीं जा सकता है। यदि संप्रभुता को विभाजित किया जाएगा तो वहाँ एक से अधिक राज्यों का अस्तित्व हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका उत्तर ए गैटिल। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किसने विधि के शासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? ए ऑस्टिन ने, बी बोधा ने, सी डायसी ने, डी लास्की ने? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर सी डायसी होगा। विधि के शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन डायसी ने किया और संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन ऑस्टिन ने किया था। तो उत्तर सी डायसी। क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड्स, अनेकवादी इसमें विश्वास करते हैं? ए कानूनी असत्यता में, बी सांकेतिक असत्यता में, सी संपूर्ण असत्यता में या डी राजनीतिक असत्यता में? तो फ्रेंड्स अनेकवादी का मतलब होता है बहुलवादी। तो बहुलवादी जो है विश्वास करते हैं सांकेतिक असत्यता में। सांकेतिक असत्यता का मतलब है नाम मात्र की सत्ता में। बहुलवादी जो है वो राज्य को नाम मात्र की सत्ता देना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि समाज में अन्य समुदायों की भांति राज्य भी एक समुदाय है, इसलिए सत्ता केवल राज्य के पास नहीं होनी चाहिए बल्कि समुदायों में विभिन्न संगठनों में बटी होनी चाहिए। तो यहाँ उत्तर होगा बी सांकेतिक असत्यता। क्वेश्चन नंबर 21 है, संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य निम्न प्रकार की नीतियाँ बनाने में स्वतंत्र है? ए आंतरिक नीतियाँ, बी बाह्य नीतियाँ, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर सी ए और बी दोनों होगा। संप्रभुता का अर्थ होता है, यानी संप्रभुता की परिभाषा जो है वो ये है कि संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य अपने आंतरिक नीतियों और बाह्य नीतियों को बनाने में पूर्णतः स्वतंत्र होता है। तो यानी जिस राज्य के पास जो राज्य अपने आंतरिक एवं बाह्य नीतियों को बनाने में स्वतंत्र होता है उसी के पास संप्रभुता होती है। तो इसका विकल्प होगा सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड्स कि बहुलवादी विश्वास करते हैं कानूनी संप्रभुता में, राजनीतिक संप्रभुता में, नाम मात्र की संप्रभुता में या निरंकुश संप्रभुता में? तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 20 दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। सिर्फ इस क्वेश्चन को इसलिए दिया गया है कि आप ये जान लीजिए कि किस तरह से शब्दावली बदल करके क्वेश्चन को बना दिया जाता है। तो वहाँ देखिए अनेकवादी दिया है कि इसमें विश्वास करते हैं, यहाँ बहुलवादी इसमें विश्वास करते हैं, और वहाँ सांकेतिक सत्ता दिया है, यहाँ नाम मात्र की संप्रभुता दिया है। तो बात वही है कि बहुलवादी जो है किसमें विश्वास करते हैं? नाम मात्र की संप्रभुता में विश्वास करते हैं कि राज्य के पास नाम मात्र की संप्रभुता होनी चाहिए। तो चाहे सांकेतिक अधिसत्ता कहे चाहे नाम मात्र की संप्रभुता कहे, दोनों एक ही है। ये क्वेश्चन दोनों एक ही है, केवल पूछने का तरीका बदल गया है। इस क्वेश्चन को इसीलिए दिया गया है ताकि आप जान लें कि क्वेश्चन को इस तरह से शब्दावलियाँ चेंज करके अलग तरीके से बना दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड्स कि बहुलवाद ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का ए विरोधी है, बी समर्थक है, सी न तो विरोधी है और न समर्थक है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स ऑस्टिन का जो संप्रभुता सिद्धांत है वो संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत है। अब बहुलवाद जो है वो ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का विरोधी है। तो विकल्प ए विरोधी है सही होगा। अब बहुलवाद की उत्पत्ति ही एकलवाद के विरोध में हुई, तो इसका उत्तर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि संविधान परम संप्रभु है तो तत्कालिक संप्रभुता आरोपित होगी? ए राष्ट्र में, बी विधि निर्माता निकाय में, सी जनता में, डी शासक दल में?
अगर किसी देश में संविधान संप्रभु है तो वहाँ पर संप्रभुता इसका मतलब है किसमें है, वो वहाँ की व्यवस्थापिका में होगी, जो कानून निर्माण करने वाली संस्था है उसमें होगी, क्योंकि कानून निर्माण करने वाली संस्था ही संविधान में मनचाहा परिवर्तन कर सकती है। संविधान में कोई आर्टिकल जोड़ सकती है, कोई आर्टिकल निकाल सकती है, यानी संशोधन कर सकती है। तो यदि संविधान परम संप्रभु है तो तत्कालिक संप्रभुता जो है आरोपित होगी बी विधि निर्माता निकाय में। बी उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्रभुसत्ता की धारणा को राज्य के सिद्धांत से निकाल देना चाहिए। यह कथन किसका है? ए क्रैब का, बी लास्की का, सी लिंडसे का या डी मिस फॉलेट का। तो फ्रेंड्स यह कथन जो है वो क्रैब का है कि संप्रभुता की धारणा को राज्य के सिद्धांत से निकाल देना चाहिए। तो यहाँ जितने नाम दिए हैं फ्रेंड्स उन सब ने संप्रभुता के सिद्धांत के विषय में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, और ये सब नाम जितने दिए हैं ये सब बहुलवादी विचारक हैं। तो इन लोगों ने संप्रभुता के विरोध में अपने अपने स्टेटमेंट दिए हैं। जैसे लिंडसे का लिखा हुआ है कि प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का सिद्धांत धराशायी हो गया, यह लिंडसे का स्टेटमेंट है। लास्की ने कहा है कि प्रभुसत्ता का सिद्धांत राजनीति दर्शन के लिए वैध नहीं है या राजनीति शास्त्र के लिए अस्थायी रूप से लाभदायक होगा कि प्रभुसत्ता के सिद्धांत को इससे निकाल दिया जाए। ये दोनों स्टेटमेंट लास्की के हैं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर ए क्रैब होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस किसकी पुस्तक है? ए जॉन ऑस्टिन की, बी लॉक की, सी बर्गेस की, डी बिलोबी की। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस यह जॉन ऑस्टिन की फेमस पुस्तक है और जिसका रचना उन्होंने 1832 में की। तो उत्तर ए जॉन ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रेंड्स कि विभक्त, खंडित, सीमित, मर्यादित और आपेक्षिक प्रभुसत्ता का विचार स्वयं एक विरोधाभास का परिचायक है। यह कथन है ए बार्कर का, बी जेलेनिक का, सी लिंडसे का, डी ग्रीन का। तो फ्रेंड्स यह कथन जो है जेलनिक का है। जेलनिक जो है संप्रभुता की विशेषताओं का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि संप्रभुता को विभक्त, खंडित या मर्यादित करने का प्रयास किया जाता है तो यह अपने आप में एक विरोधाभास होगा। तो वही स्टेटमेंट लिखा गया है कि विभक्त, खंडित, सीमित, मर्यादित या आपेक्षिक प्रभुसत्ता का विचार स्वयं एक विरोधाभास का परिचायक है। तो उत्तर बी जेलेनिक। क्वेश्चन नंबर 28 है कि इनमें से कौन संप्रभुता की बहुलवादी अवधारणा से नहीं जुड़ा हुआ है, यानी कि कौन संप्रभुता की बहुलवादी का समर्थन नहीं करता है? तो ए क्रैब, बी मैकाइवर, सी हीगल, डी मिस फॉलेट। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर सी हीगल होगा। हीगल को छोड़कर के जितने विचारक हैं वो संप्रभुता की बहुलवादी अवधारणा का समर्थन करते हैं, लेकिन हीगल जो है वो आदर्शवादी विचारक है और राज्य में संप्रभुता को निहित मानते हैं। ये संप्रभुता की विभाजन करने के पक्षधर नहीं है। तो हीगल बहुलवादी अवधारणा का समर्थन नहीं करते हैं। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सार्वजनिक संकल्प ही संप्रभु है। यह कथन किसका है? ए लास्की का, बी ग्रीन का, सी गार्डनर का या डी रूसो का। तो सार्वजनिक संकल्प मतलब सार्वजनिक इच्छा, सार्वजनिक इच्छा ही संप्रभु है, यह रूसो का कथन है। सार्वजनिक इच्छा का नाम कहीं भी आए तो वो उसका नाम रूसो के साथ ही जुड़ा होगा। तो इसका उत्तर जो है सार्वजनिक इच्छा ही संप्रभु है। सार्वजनिक इच्छा को संप्रभु कौन मानता है? तो विकल्प डी रूसो। क्वेश्चन नंबर 30 है कि संप्रभुता मूलतः संकट का सिद्धांत है। यह कथन किसका है? ए गार्डनर का, बी लास्की का, सी ग्रीन का या डी मार्क्स का। तो फ्रेंड्स यह कथन जो है बी लास्की का है। लास्की का मानना है कि संप्रभुता मूलतः संकट का सिद्धांत है। इसकी ज़रूरत उस समय पड़ी थी जब जो है मध्ययुगीन परंपराएं जो है अपनी चरम पर थी। पोप और सामंतों का वर्चस्व समाज में था, तो उनके वर्चस्व को समाप्त करने के लिए संप्रभुता के विचार को लाया गया था। तो इसलिए संप्रभुता जो है वो मूलतः संकट का सिद्धांत है। तो विकल्प बी लास्की सही होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप चाहते हैं कि इसी तरह से प्रैक्टिस सेट की सीरीज आती रहें और आपकी परीक्षा तक तैयारी को बेहतर बनाते रहें, तो कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं प्रैक्टिस सेट के एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको दिन शुभ हो। धन्यवाद।